चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अ, मैंने आप लोगों को एक मैसेज छोड़ा था ग्रुप के अंदर। मैं देखूँ एवरीथिंग ओके फ्रॉम माय साइड। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को एक मैसेज छोड़ा था। उसमें मैंने ये कहा था कि हम क्लास को वॉइस बहुत स्लो है, ठीक है जी। चलेंगे वॉइस को देख लेते हैं। वो पिछले में हमने चीज़ें कवर अप कर ली थी, ठीक है। चलें, अब आवाज़ कुछ बेहतर होगी बिकॉज आई एम टॉकिंग लिटिल लाउडर। बच्चों, अब ऐसा है कि अभी जो हमारे पास सेकंड फेज़ है, जिसको हम पहले के मुकाबले में दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हमारे पास एक रिवीजन का सेक्शन था। अभी यहाँ जो हमारे पास है इसमें दो हिस्से होंगे। पहले में ये होगा कि IAS, ये जो कंपनी हमारे पास अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 चैप्टर्स। और IAS 36 और IAS 16, इम्पेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन वर्क। इन 5 एरियाज में जो बच्चों जो आपके सवाल हैं, हम आधा टाइम आपके सवालों को देंगे और उसके बाद बाकी बचे हुए जो टाइम है उसके अंदर हम नया IAS कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि पेपर के हवाले से भी आपको गाइड कर दूँ कि प्रिपरेशन किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स और हैं जो हम आज की क्लास में निकाल सकते हैं। तो इसको प्रोडक्टिव बनाना है तो अराउंड 20-25 मिनट हमें लगेंगे नए IAS को सीखने के लिए। और इतना ही टाइम हमें आपके क्वेश्चंस को डील करने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है तो आप चैट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, हम उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ सवाल मेरे पास भी मौजूद हैं और फिर वो सवाल मैं आपसे करता हूँ। आज की क्लास में अटेंडेंस और आज की क्लास में अटेंडेंस होने की वजह से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं जो अटेंडेंस की वजह से आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं लोगों को चेक भी करता रहूँगा कि वेदर कि आप अटेंटिव हैं या नहीं। क्योंकि जो लास्ट जो हमें शुरू में मौका मिला था 3 क्लासेस ऑनलाइन करने का, उसमें मुझे पर्सनली ये महसूस हुआ कि ऑनलाइन क्लास में अफादियत ना होने की एक वजह ये है कि इंटरेक्शन नहीं होता हमारा आपस में, हम बात नहीं करते आपस में। तो इसीलिए मैंने कोशिश रखी की थी कि इसको मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाऊँ। अब क्योंकि हमारे पास रिवीजन का मामला कंप्लीट हो चुका है, तो अब आगे आने वाले IAS को और बाकी जो आपकी क्यूरीज हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप पहले के मुकाबले में इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं और आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। कोई सवाल आता है जस्ट आस्क द क्वेश्चन। बस क्वेश्चन ये कीजिएगा कि आप चैट पे रख दीजिए ताकि मैं इस एक बंदे को अनम्यूट करूँ, ताकि वो क्वेश्चन कर सके। सब एक साथ बोलेंगे तो ना तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली होगी और ना ही वो वीडियो जब आप दोबारा देखेंगे तो वो आपको किसी काम की लगेगी। इसको कि हम एक वक्त में एक ही बंदा बात करे। कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में वीडियो के एंड पर आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जो बहुत ही अच्छे थे, वैलिड थे। मैं चाहूँगा इसी तरह के कुछ सवाल आप कर लें। अगर आपके पास सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मेरे पास कुछ सवाल आते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो बच्चों, पहले आपकी टर्न, पहले आप सवाल पूछ लें फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। अच्छा, इन क्वेश्चंस करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या किसी चीज़ में आप फिलहाल प्रैक्टिस में नहीं है या आप तैयार नहीं है तो आप लोगों को पूरा फील करवाया जाए। इसलिए कि अगर कोई लूज एंड कोई ग्रे एरिया, कोई ग्रे पैच बाकी है तो उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें। तो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई जो कि आपको लगता है कि ओके ना हो, बट एक्चुअली वो ग्रे एरिया रह गया आपका, तो उन सवालों के दौरान वो कवर अप हो जाए। वो ये भी हो सकता है कोई ऐसा एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके जहन में नहीं आ रहा, कोई किसी दूसरे के सवाल की सूरत में वो आपकी भी कंफ्यूजन दूर कर सकता है। तो यू आर मोर देन वेलकम, आप क्वेश्चन पूछें। इसको आंसर देने की कोशिश की जाएगी। मैं दोबारा उसी पेज पे चला जाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं जो हमने लास्ट में जहाँ छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ठीक ठीक है, दिस वॉज द लास्ट स्लाइड जो हमने देखी थी। स्लाइड तो नहीं, अच्छा आज की क्लास में मैंने स्लाइड पर्पस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे आज की क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव रखना था। अगर मैं स्लाइड्स पे लेके चलता तो फिर जो कुछ स्लाइड्स पे मैंने डाला है फिर हम वही डिस्कस कर पाते। एक ओपन प्लेटफॉर्म रखने के लिए मैंने आज स्लाइड्स नहीं बनाई और जो कुछ भी हम सामने ही डिज़ाइन कर रहे हैं और सभी सामने ही देख रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ हो हम आपकी ज़रूरत के मुताबिक उस लेक्चर को मॉडिफाई करते रहें ऑन द स्पॉट, जैसे नॉर्मली क्लासरूम होता है। जिस तरह की आपकी कन्फ्यूजन आती हैं हम उसी को रिजॉल्व उसी के सोल्यूशन की शक्ल में उसको लेक्चर को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो बच्चों आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल है, नाउ इट्स योर टर्न, आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह उससे आंसर देने की कोशिश की करें। जी चलें, खामोशी का मतलब ये है कि आपके पास कोई सवालात नहीं हैं, तो सवाल फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फुरकान अनम्यूट कीजिएगा, आपके लिए एक सवाल है। फुरकान, यस सर। चलें, अच्छा बाकी सब अटेंटिवली इन क्वेश्चंस को देखिएगा, बिल्कुल क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट है। जैसे क्लासरूम में हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती चली जाए। फुरकान, तसल्ली से मेरे सवाल को सुनिएगा और उसको फिर आंसर कीजिएगा। कोशिश करेंगे जब मैं बात कर रहा हूँ तब आप ना करें, और जब आप बात कर रहे होंगे तो मैं उस वक्त तक बात शुरू नहीं करूँगा जब आपकी बात ख़त्म ना हो, ताकि ओवरलैप ना हो। ओके सर। ठीक है, अच्छा फुरकान, मेरा सवाल ये है आपसे कि मैं आपको पहले म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप सवाल अच्छे तरीके से सुन लें। सवाल मेरा फुरकान आपसे ये है कि हमारे पास जो IS-36 था और IS-16, IS-16 और IS-36, ये दोनों एसिड की वैल्यूज़ को में तब्दीली को दिखाते हैं। अब तब्दीली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। इनमें से एक IS ऐसा है जो वैल्यू में इंक्रीज़ को दिखाता है और एक IS ऐसे है जो वैल्यू में डिक्रीज़ या डिक्लाइन या कमी को दिखाता है। तो मेरा आपसे सवाल फुरकान ये है कि इनमें से कौन सा IS है जो एसिड की वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ दिखाता है और कौन सा ऐसा है जो कि डिक्रीज़ में या कमी होने की सूरत में एडजस्टमेंट्स के बारे में हमें गाइड करता है। जी फुरकान। जी सर, IS-36 जो है वो एसिड की वैल्यू में कमी को शो करता है और IS-16 जो है वो एसिड की जो सिर्फ फिक्स एसिड है उनकी वैल्यू में इजाफे को इंक्रीज को शो करता है। और IS-36 जो है वो करंट एसिड और फिक्स एसिड दोनों पे एप्लीकेबल होता है। शाबाश, गुड गुड, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप अगर हो सके तो वो पेज बाहर निकालें, सबसे बात हो रही है बच्चों, वो पेज बाहर निकालें जो मैंने आपको दिया था IS-36 और IS-16 के हवाले से। वो पेज बाहर निकालिए और निकाल कर अपने सामने रखें। अब जो अगला सवाल होगा वो उस पेज में से करूँगा, आपको अच्छे तरीके से वो पेज देखना है। अच्छा ये याद रखिएगा जो आप बता रहे हो आपके क्वेश्चंस की बेस पर, इनकेस आपका क्वेश्चन मुश्किल था और मैं ऑब्वियसली आपको मार्किंग दे रहा हूँ आज की क्लास, तो मैं चाह रहा हूँ ये मार्क्स सिर्फ ऐसा ना हो कि बस आप आके क्लास में बैठे हैं तो आपको मार्क्स मिल गए। मैं चाह रहा हूँ कुछ कंट्रीब्यूट भी कर लें ताकि एटलीस्ट आपके मार्क्स थोड़े से जस्टिफाइबल हों। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपने करना ये है कि वो एक पेज बाहर निकाल के रखिएगा IS-36 और IS-16 वाला। वो पेज, अब जो सवाल होगा वो उस पेज में से होने वाला है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। वो पेज ऐसा दिखता है, ये पेज IS-16 वाला, और उसके बैक एंड पे जो मैंने प्रिंट करके दिया था वो IS-36 दिया था आपको। आप फिलहाल IS-36 को लीजिए। दरिया आप चलो ठीक है। अच्छा अब जो सवाल आ रहा है बच्चों, वो सवाल आ रहा है सद्दाम के लिए। सद्दाम, यस सर। सद्दाम आपके लिए सवाल है IS-36 में से। IS-36 बोल रहे हैं। यस सर।
IS 36 खोल लें। जी सर खोल के। चलो IS 36 मैं भी अपने पास खोल लेता हूँ। फुरकान ये बताइएगा CGUs। फुरकान मैं आपको सर मैं सद्दाम। सद्दाम सॉरी। यस सर। सद्दाम मैं आपको पहले यस सर। ठीक है, थैंक यू सद्दाम। और सद्दाम आप जब रिप्लाई करेंगे तो कोशिश कीजिएगा माइक से खुद को दूर रखें। सद्दाम ऐसा है कि आपसे सवाल ये कि CGU क्या चीज़ होती है, IS 36 में देख लें और देखने के बाद अब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सबसे भी ये गुजारिश है कि आप गौर से इनकी क्वेश्चन को देखें। अगर मैं किसी सवाल पर इस क्लास में ध्यान दे रहा हूँ जो कि शायद एग्ज़ाम से पहले की क्लास है, तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। CGUs जी जी सद्दाम, अब आप रिप्लाई कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। सर CGUs का जो बेसिकली स्टैंड फॉर्म है कैश जनरेटिंग यूनिट्स, यानी वो एसेट्स जो आपकी जो कैश जनरेटिंग जो प्रोसेस हो ना उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सर, इसे कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट सर। ठीक है सद्दाम। और वो एसेट जो कि कैश जनरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसे हम कैश जनरेटिंग यूनिट कहते होते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऐसा एक्सपेंस या कोई ऐसा एसेट जो कि सिर्फ कैश, वो सिर्फ लेट्स सपोज मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा है। अब सिक्योरिटी गार्ड मैंने अपने वेयर हाउस पे रखा है, अब इस पे जो खर्चा होगा ये मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट्स में शामिल नहीं होगा कि वो डायरेक्टली मुझे सेल करके नहीं दे रहा। और अगर मैंने किसी ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी दी है जो कि मेरे पास सेल्स स्टाफ में शामिल होता है, तब इस पर जो खर्चा होगा उसे मैं सेल्स रेवेन्यू कह सकता हूँ, सेल्स एक्सपेंडिचर कह सकता हूँ। इसी तरीके से वो एसेट जो कि डायरेक्टली कैश जनरेटिंग या सेल्स जनरेशन या फिर पैसे को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। और जो कि कैश में इन्वॉल्व नहीं होते तो उनको लिए हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। अब सना इकबाल सना इकबाल सना इकबाल जी सर। अच्छा बच्चे, अब ये जो सवाल है ये आपके लिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी सर। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। बाकी सभी इन्वॉल्व रखिएगा। तो अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो वो डेफिनेटली एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे ये है कि सामने दिख रहा है, इसी में सवाल पूछा जा रहा है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से जवाब भी दे सकें। फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू को मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि एसेट की जो भी हमारे पास इस वक्त वर्थ है मार्केट में, उसको हम फेयर वैल्यू कहेंगे। मैंने कहा था फेयर वैल्यू निकालने के लिए एक शर्त होती है कि जिससे आप फेयर वैल्यू कोट करवा लें, उस पार्टी के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या शर्त है वो बताइएगा सना। जी सना। सना मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ, आप बस इतना एक्सप्लेन कर दें कि फेयर वैल्यू क्या चीज़ होती है। ये जो मैंने सर्च किया उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फेयर वैल्यू। जी सना।
चलें, अब मैं यही सवाल कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या चीज़ होती है, यही सवाल शरीफा खत्री बहन आपसे सवाल, शरीफा खत्री बहन आपसे भी यही सवाल है कि किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू क्या होती है या क्या चीज़ होती है फेयर वैल्यू। सर जो मार्केट में चल रही होती है वैल्यू। ठीक है सना, शरीफा खत्री का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास जो एसेट की मार्केट में वैल्यू चल रही है उसे हम फेयर वैल्यू कहते हैं। फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक शर्त बताई थी कि फेयर वैल्यू आप जिससे कोटेशन ले रहे होते हैं, जिससे पूछ रहे होते हैं कि फेयर वैल्यू ये है, उस पार्टी के अंदर एक खूबी होनी चाहिए। जिसको भी इसका याद आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा कि वो क्या खूबी है। जरिए आप आंसर कीजिएगा। सर वो आपका रिलेटिव या आपके कांटेक्ट वाला बंदा नहीं होना चाहिए। शाबाश। तो जिससे भी आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं या जिससे भी आप वो कोटेशन ले रहे हैं वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका रिलेटिव ना हो। अगर रिलेटिव होगा तो उस सूरत में जो वैल्यू निकलेगी वो फेयर वैल्यू नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं अपने एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज मैं अपने फादर से गाड़ी लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे फादर जो हैं वो मुझसे कीमत वो नहीं लेंगे जो कि किसी दूसरे बंदे को बेचने पे लेते हैं। हो सकता है मुझे पूरी गाड़ी 5 लाख की मैंने अमाउंट को हो सकता है पूरी गाड़ी से 5 लाख की 10 लाख की दे दें, हो सकता है उसकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा हो, तो इसीलिए उसकी ये फेयर वैल्यू नहीं होती। तो मार्केट वैल्यू में याद रखिएगा, हमें सिर्फ वो मार्केट वैल्यू लेनी है या उस बंदे से कोटेशन लेनी है कि जो हमारा रिलेटिव ना हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा अच्छा शरीफा खत्री आप नहीं सना मोहम्मद इकबाल आपका एक आंसर गलत हुआ है तो मैं आपको फर्दर भी चांस दूंगा, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। उजैर खान, उजैर खान, उजैर खान क्या आप साथ मौजूद हैं हमारे? अरे सर यहीं पर ही है, हम कहाँ जाएंगे। चलो ठीक है उजैर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन सुनिए उजैर खान और फिर जवाब दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसकी कोई एग्जांपल दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जी उजैर, उजैर खान। सर आप रिपीट कर सकते हैं सवाल। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने देखिए सामने हाईलाइट भी किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? चलें, ठीक है उजैर, आपसे एक सवाल मैं और पूछ लूँगा। मैं फ़िलहाल यही सवाल ताज़ीन ताज़ीन मोहम्मद इकबाल, ताज़ीन मोहम्मद इकबाल आपके लिए भी यही सवाल है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? कोई एग्जांपल दीजिएगा। ताज़ीन मोहम्मद इकबाल। सर रिपीट कर दे क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये बच्चे कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ है। मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये देखें, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ें निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो हमारे पास ये जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है ना, इसके अंदर ये देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा ये पूछना चाह रहा था कि इसमें फेयर वैल्यू तो एक्सप्लेन यहाँ कर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो बेटा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? चले, यही सवाल मेरा है रिमशा, रिमशा, रिमशा बच्चे आपसे भी यही सवाल है मेरा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? रिमशा। चले, रिमशा भी शायद अवेलेबल नहीं है हमारे साथ।
महमूना अहमद महमूना अहमद महमूना अहमद बहन, आपसे भी यही सवाल है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है? ठीक है महमूना अहमद, अब आंसर कीजिएगा, अब आप कर सकती हैं अनम्यूट। सर एसेट को बेचने के लिए, उसे डिस्पोज करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब उसमें आ जाता है। शाबाश। चलो बाकी सब भी सुन लें कि बहन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी एसिड को बेचा जाता है तो बेचने पर जो कॉस्ट आती है इसको हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का नाम देते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है ये वेरी करती है। और ये नॉर्मली ये क्या होता है कि मैंने एसिड को बेचा, बेचने के लिए लेट्स सपोज मैंने फैक्ट्री में मेरे पास एक इक्विपमेंट लगा हुआ था, एक मशीनरी लगी हुई थी। उस मशीनरी को जब मैंने बेचा तो बेचते ही वो एसेट मेरी फैक्ट्री से खुलेगा। अगर कहीं वो फाउंडेशन के साथ बिल्ड हुआ है या वहीं पर इंस्टॉल हुआ है तो वहाँ से अनइंस्टॉल होगा, वहाँ से उठाया जाएगा, किसी गाड़ी में रखा जाएगा और वो गाड़ी उसे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। तो अब इस दौरान जितना भी खर्चा होगा इसे हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहते हैं, या कॉस्ट टू सेल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए बच्चे रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल के एसिड को हमने जो मार्केट में कोटेशन लगवाई, लेट्स सपोज वो एसिड है 5 लाख का मार्केट कह रही है उसे, और ये फेयर वैल्यू है इसकी, मीन्स मैंने अपने किसी जानने वाले से नहीं लगवाई, फेयर वैल्यू है 5 लाख। लेकिन मैं जब इसे बेचूंगा तो 40,000 से उसे खोलने में और ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी वाले को देने में खर्चा हो जाएगा। तो एक्चुअली इसकी जो फेयर वैल्यू, इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो 5 लाख नहीं होगी, बल्कि 5 लाख माइनस 40,000 मीन्स 3,60,000 मेरी रिकवरेबल अमाउंट रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि एसेट को जब हम बेचेंगे तो बेचने पे जो खर्चा आएगा, ये डिस्पोज ऑफ करेंगे तो खर्चा आएगा, उसका हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का नाम देते हैं। शाबाश महमूना। अच्छा बच्चों, जिनके जवाब गलत हो रहे हैं डोंट वरी, मैं आपसे मजीद क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा। अब हमारे पास और है मौजूद शुमाइला यूनस। शुमाइला यूनस शुमाइला यूनस बहन, आपके लिए एक सवाल है, बट पहले आपको चेक कर लिया जाए आप मौजूद हैं या नहीं। जी बहन, अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। ठीक। शुमाइला यूनस बेटा, आप ये बता दें वैल्यू इन यूज कैसे निकाली जाती है? ये क्लास में बताया था मैंने, वैल्यू इन यूज कैसे निकाली जाती है? सर फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल को माइनस करके। नहीं बच्चे, वैल्यू इन यूज दूसरा सेक्शन है हमारा। वैल्यू इन यूज, अच्छा मैं बता देता हूँ, शायद मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसको हमने सिर्फ फॉर्मूले की हद तक देखा था, इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। वैल्यू इन यूज बच्चों क्या चीज़ होती है? जब किसी एसेट को हम वैल्यू इन यूज निकालना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एसेट हमें फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट देने वाला है, यानी कि इस एसेट से हमें कितना कैश आने वाला है फ्यूचर में। पहले साल कितना कैश इस एसेट की वजह से हमें मिलेगा, दूसरे साल में कितना कैश मिलेगा, तीसरे साल में कितना पैसा मिलने वाला है इस एसेट की वजह से, और एसेट कमा के कितना दे रहा है, और तीसरे और चौथे साल कितना देने वाला है। तो जितने भी सालों में हमें कैश इनफ्लोज होने वाले, इन सारे कैश इनफ्लोज को हम डिस्काउंट करेंगे, यानी इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आज की तारीख, और इन सारे कैश फ्लोज को जो कि फ्यूचर में हमें मिलने वाले, इन सबको डिस्काउंट करके आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी, जिसे हम वैल्यू इन यूज कहते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश। इन एरियाज को देख लीजिएगा, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा बच्चों, अब एक और सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने क्लास में क्वेश्चन भी पूछा, वाइवा के दौरान ये कई लोगों से ये सवाल पूछा था, और अब ये सवाल है ये सवाल है शिराज शिराज अली। शिराज अली पहले अनम्यूट कीजिएगा खुद को, अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज चैट पे ही रिप्लाई कर दें। शिराज अली, शिराज अली। शिराज अली, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। सद्दाम, सद्दाम आपसे एक और सवाल है। यस सद्दाम, सर। ठीक है सद्दाम, आपसे एक सवाल है, गौर से सवाल सुनिए और फिर उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सद्दाम, आपसे एक सवाल ये है कि इम्पेयरमेंट जो होती है वो नॉर्मली हम लोग फिक्स एसेट और करंट एसेट्स दोनों पे अप्लाई कर रहे होते हैं, और इम्पेयरमेंट बेसिकली एसेट की वर्थ में होने वाली कमी को दिखाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एसेट की वैल्यू में हमेशा कमी हो, कई बार एसेट की वैल्यू में इजाफा भी होता है। सवाल आपसे ये है, क्या गुडविल पर इम्पेयरमेंट लगाई जा सकती है? सद्दाम, सवाल ये है कि क्या गुडविल कहीं इम्पेयर हो सकती है, क्या उसकी वैल्यू में कमी आ सकती है? सर जवाब दूं? जी, ठीक है सर। सर गुडविल इम्पेयर हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ना सर। और अगर एक दफा गुडविल पे इम्पेयरमेंट हो जाती है ना, फिर उसकी वो फिर गुडविल बढ़ नहीं सकती वापस सर, जब तक कोई दूसरी कंपनी उस कंपनी को ना खरीद ले सर। इम्पेयरमेंट लग सकती है गुडविल पे, गुडविल इम्पेयर हो सकता है बिल्कुल सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि की जा सकती है, लेकिन इम्पेयर हो जाए तो इस गुडविल को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। आया तो हो गई, तो गुडविल को दोबारा हम इम्पेयर को रिकवर कीमती को रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ है, इसको गौर से देखिएगा, जो मैं बात कह रहा हूँ आपको बार बार। ये मैं आ गया अपने पेज पर वापस, ये जो एक सेक्शन है इसको गौर से देखिएगा। हाईलाइट देखा मैंने कर दिया एक एरिया, गुडविल ऑफ इम्पेयरमेंट इज नेवर रिवर्स। ये दिख रहा सबको बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखिएगा। गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। अगर गुडविल किसी ने रिवर्सिंग एंट्री बना दी, क्या मैंने पूछा, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, उजैर खान, उजैर खान, उजैर खान, जी सर। उजैर खान, आपसे एक सवाल और है। अच्छा, आप लोग ऐसे यस सर। उजैर खान ये बता दीजिए कि इम्पेयरमेंट लॉस इम्पेयरमेंट प्रॉफिट होता है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इम्पेयरमेंट होता है, ये इम्पेयरमेंट लॉस होता है या इम्पेयरमेंट प्रॉफिट होता है? जी,
जी सर, नेट इशू आ रहा है, आप रिपीट कर सकते हैं? जी मैं रिपीट कर सकता हूँ, पर आप चैट में भी देख लें कि जो इम्पेयरमेंट है वो लॉस की कैटेगरी में रेट किया जाता है, बाय नेचर वो एक प्रॉफिट है। सवाल ये है कि दो ऑप्शन है, या वो प्रॉफिट है या वो लॉस। इम्पेयरमेंट क्या चीज है, लॉस है या प्रॉफिट? सर लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस। जी सर। हेलो। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आसिफ थैंक अली, यू सर। आसिफ अली, यस सर। आसिफ अली, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर सवाल पूछूंगा, फिर आपने जवाब देना। आसिफ अली, आपसे सवाल ये है कि जब हम लोग IS 16 पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो इसमें अमूमन एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट या इंक्रीज को दिखाया जाता है। आपसे सवाल ये कि जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उस इंक्रीज को कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है? जर्नल एंट्री बनाते हुए उसे कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है IS 16 के अंदर? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। शाबाश, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। और किनका रमशा, रमशा आप हमारे साथ हैं? रिमशा, रिमशा अनम्यूट कीजिएगा। रिमशा अनम्यूट कीजिएगा। रिमशा, उजैर, उजैर अनम्यूट कीजिएगा। उजैर, ये पूछ रहे हैं। उजैर आपसे सवाल, उजैर, उजैर आपसे सवाल ये है, आपसे ठीक है। उजैर आपसे सवाल ये, गौर से सुनिएगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। उजैर सवाल आपसे ये है कि जब भी एक एसिड है जिसकी बुक वैल्यू मौजूद है 1,00,000 रुपए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक एसिड है उसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपए, 1 लाख, उस पर मैक्सिमम कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है? उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है उजैर? सर 1 लाख तक आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। उजैर खान, उजैर खान का आंसर बिल्कुल ठीक है। जब भी हम इम्पेयरमेंट लॉस की बात करते हैं तो मैक्सिमम 1 लाख तक, यानी कि जितना उसके एसिड की बुक वैल्यू, उससे ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस एसिड पे नहीं लग सकता। अच्छा बच्चों, अब हम जहाँ पे क्लास को रोकेंगे, बिकॉज हमारी मीटिंग का टाइम 40 मिनट पूरा हो रहा है। इस सेशन को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे 30 मिनट्स के बाद, और वो हमारा लास्ट सेशन होगा, और उससे मैं अगले IS पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आप सेशन को अभी यहाँ में एंड कीजिएगा, और 10 मिनट लगेंगे सेशन को दोबारा स्टार्ट होने में, बिकॉज जब हम लोग रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो रिकॉर्डिंग को क्रिएट होने में टाइम लगता है 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा इसी कोड पे, और वो हमारा आखिरी सेशन होगा। इसके बाद से इसमें हम नए IS पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और आप दोबारा इसे ज्वाइन कीजिएगा 10 मिनट के बाद।